भाई इसको तैयार करिए। द्वैत प्रकृति चैप्टर आपका शायद है 10वां है। 9, 10, 11 ये भैया द्वैत प्रकृति है, विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब इसमें जितनी हेडिंग है सभी लोग 60 नोट्स बनाते जाएंगे मेरे साथ, और हम एक एक हेडिंग भैया इधर पढ़ाएंगे, किसी से अचानक सुनेंगे, इसलिए बड़े गौर से इधर सुनना है, ठीक है। पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट करना है 1 घंटे के अंदर। कल इसकी भी सीट, इसकी सीट बोर्ड वाली सीट, यानी 2020 से लेके 2024 तक के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों की सीट इसको एक बार दे चुके। तो आप घर में देखिएगा, सीट पड़ी होगी तो उठा लाइएगा, ठीक है। और जिनके पास ना हो तो अब मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ ले सकते हो। अब हार्ड कॉपी तो हम ना दे पाएंगे, एक ही बार दे पाते, वो फिर से फोटो कॉपी कराने जाना पड़ता। तो भैया पहली हेडिंग देखिए इधर। पहली हेडिंग ये है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है। वही इधर सुनते जाएंगे, विकिरण की द्वैत प्रकृति, हेडिंग डालते जाएंगे, साथ नोट्स लिखते जाएंगे और साथ में सुनते भी जाएंगे। सभी काम एक साथ करना है, इधर समझे भैया। तो क्या होता है, किसी भी स्रोत से जब प्रकाश या विकिरण उत्सर्जित होता है, ये भैया हो गया स्रोत। किसी भी स्रोत से प्रकाश या विकिरण उत्सर्जित होता है तो निकलता है भैया कणों के रूप में। बोलो भैया, कणों के रूप में निकलता है और चलता है। जब ये आगे चलता है तो चलता किन के रूप में, यानी कुल मिला के कण तरंगों के रूप में चलते हैं। बोलो, क्योंकि रीजन ये था कि जब प्रकाश को हम तरंग मान लेते हैं तो भैया परावर्तन हो गया, कौन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, और इनकी व्याख्या कर पाते हैं। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और प्रकीर्णन हो गया, समझ गए ना। और किसी प्रकीर्णन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, विवर्तन हो गया। ऐसे 5-6 व्याख्या हम क्या मान के करें, तरंग मान के। प्रकाश एक तरंग है और उस तरंग मान के अंतर्गत तरंग प्रगति के सिद्धांतों का उपयोग करके 6 व्याख्या करें। अब भैया कण मान के अगर प्रकाश को कण मान लिया जाए तो भैया उसमें क्या है कि प्रकाश को कण मानने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो इस चैप्टर का नाम भी है, यही पढ़ना भी है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और दूसरा है भैया कॉम्पटन प्रभाव। बोलो भैया, कॉम्पटन प्रभाव, इनकी व्याख्या की जाती है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि प्रकाश तरंग है, फिर इसकी व्याख्या करना हो तो व्याख्या कर ही ना पाओगे। और लेकिन अगर कण मान लिया जाए तो इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। तो कुछ वैज्ञानिक भैया पहले कुछ कण मानते थे, कुछ क्या मानते थे, तरंग। तो ये सिद्धांत वाले अलग थे, ये सिद्धांत वाले अलग। इसमें भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे, जैसे न्यूटन भैया इसको मानता था, कण का सिद्धांत था न्यूटन। आइंस्टीन इसको मानते थे, प्लांक इसको मानते थे। लेकिन भैया इधर जो मानने वाले थे हाइगेंस, सबसे पहले तो हाइगेंस था। हाइगेंस के बाद आप देखिए तो आ गया था यंग का द्विरेखाचित प्रयोग, पढ़े हो ना, वो भी इसी को तरंग मानते थे। इसके बाद और आ गया ये, तो जितने भी विकिरण को तरंग मानने वाले जितने वैज्ञानिक थे, तो किरचॉफ कक्षा 11 में पढ़ाए थे, विकिरण संबंधी नियम किरचॉफ का पढ़ाए थे ना, स्टीफन था। तो सब के सब वो क्या मानते थे, प्रकाश को तरंग मानते थे, उस हिसाब से व्याख्या किए। लेकिन अब भैया बात ये थी कि अब जब दोनों के दोनों गुण हैं, मतलब अगर ये भी गलत नहीं है ना, यही गलत है, तो फिर भैया 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था दे ब्रोगली। बोलो याद रहेगा। उन्होंने भैया एक डिफिनीशन बनाई। डिफिनीशन ये बनाई कि जो प्रकाश होता है किसी भी स्रोत से, प्रकाश जो भैया होता है किसी भी स्रोत से कणों के रूप में निकलता है और किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। कणों के रूप में निकलेगा, तरंगों के रूप में संचरित होगा। इनका संचरण जो होगा वो किस रूप में होगा, तरंगों के रूप में। इसलिए प्रकाश में यानी विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। बोलो याद रहेगा। क्या बोलोगे यार, इसमें और तेजी भी लाइट है, चिल्ला चुके, थोड़ी देर में दिखाई देगा, दिखाई दिया। अब देखिए इधर 1924 ईस्वी में दी ब्रोगली, भैया डिफिनीशन सुने आखिरी बार। 1924 ईस्वी में दी ब्रोगली ने यह बताया
कि किसी भी स्रोत से प्रकाश, किसी भी स्रोत से किनके रूप में निकलता है? कणों के रूप में निकलकर तरंगों के रूप में, इसे प्रकाश यानी प्रकाश यानी विकिरण की, प्रकाश या विकिरण की द्वैत प्रगति कहते हैं। बोलो याद रहेगा? बस इतनी सी दिमाग में बात रख लेना। क्या बोलोगे? 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने यह बताया कि किसी भी स्रोत से जब प्रकाश निकल, जैसे अभी मैंने बल्ब चालू किया, प्रकाश निकला, यही कंडीशन लगी, कणों के रूप में निकला होगा, तरंगों के रूप में संचरित हुआ। तो कण के भी गुण है, तरंग के भी गुण, इसे प्रकाश की द्वैत प्रगति कहते हैं। बोलो याद हो गया? लिख लो जिन्हें लिखना है। याद हुआ? क्या बोलोगी करने? किसी भी स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में निकलकर तरंगों के रूप में चलता है, अतः प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, इसे प्रकाश की द्वैत प्रगति कहते हैं। बोलो याद हुआ? छापो जी भी छापो। दूसरी हेडिंग भैया अभी कंप्लीट करना है, बस यही 60 नोट्स है भैया, इतना ही लिख लेना है, बाकी घर में अपने लिखते रहिए। हम कहें नोट्स तो पहले से बनी ना, इसी को देख देख बोला करिए क्या है बोले थे। भूल जाए तो भैया चैनल में जाके अपनी वीडियो भी बना रहे, ठीक है, तो वहाँ से एक बार और देख सकते हैं। लाइव में यार अभी क्या वो नेटवर्क चाहिए ना, का स्पीड क्या बोलते हैं उसको? हाँ है नहीं यार, गरीबी है भाई, सब चीज़ें वो ओपन ना करो, ऑनलाइन भी चल रहा है। इधर देखो, आगे देखिए भैया, विकिरण की द्वैत प्रकृति। दूसरी हेडिंग भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। भैया सुनते जाएं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अभी सुनेंगे हम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरी हेडिंग ये, तो जो हेडिंग हटी वटी उन्हें सब हटाते जा रहे हैं, केवल बोर्ड के तर्ज पे पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में होना ही चाहिए यार। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो देखिए भैया 1900 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था मिलिकान। क्या नाम था? मिलिकान और लेनार्ड। बोलो याद रहेगा? लेनार्ड। इन्होंने बताया था किसी भी धातु की सतह में, किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने से, किसी धातु की सतह में यानी विकिरण पड़ने से या प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाने की घटना को, किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, बोलो याद रहेगा? क्या बोलोगे? किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को, ये भैया प्रकाश है, और भैया ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये भैया धातु है। किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका नामकरण किसने किया? कब करे? सर्वप्रथम इसकी चर्चा किसने करी थी? सर्वप्रथम भैया 1887 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे तो नामकरण नहीं करे थे। इन्होंने विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन कर रहे थे, तो जब सूर्य की किरणें भैया ऋण प्लेट पर पड़ रही थी, विसर्जन नलिका की ऋण प्लेट पर पड़ रही थी, तो विसर्जन की दर बहुत तेजी से बढ़ जा रही थी। लेकिन जब धन प्लेट में भी सूर्य की किरणें डाल रहा था तो विसर्जन की दर घट जा रही थी। तो उसने ने कहा कि प्रकाश उत्प्रेरक का काम करता है, बल्कि ये नहीं बताया कि और इलेक्ट्रॉन निकल आया है, वो समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी तब। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी भैया 1898। वैज्ञानिक का नाम क्या था? जे। ये कब कर चर्चा करें? 1800। तो बाकी डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, केवल ये समझिए। जैसे सर्वप्रथम जब भी बात करें तो इसमें, क्योंकि 2022 में पूछा था 1 नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बात रखी थी, तो भैया यही। अभी जब सीट मिलेगी तो उसमें शायद कहीं एक जगह मिले, इस साल भी पूछा था, तो ये पूछा था, तो सर्वप्रथम इसने करा था, और भैया नामकरण इसने करे थे, और डिफिनीशन इन्होंने ही बनाई थी। डिफिनीशन याद है किसी को? किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाने की घटना को, इलेक्ट्रॉन निकल आने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पीछे तक समझ नहीं आया बेटा? याद हो जाएगा। जिन्हें बनाना है ये चित्र बनाए। आगे भैया हेडिंग नंबर 3, बातचीत नहीं,
हेडिंग नंबर तीसरी, बहुत छोटा चैप्टर है ये, अकेला 6 नंबर का चैप्टर है, समझ लो, इससे ज्यादा नंबर का कोई भी चैप्टर नहीं। परमाणु नाभिक जब दोनों पढ़ोगे तो 8 नंबर मिले, ये अकेला पढ़ोगे 6 नंबर का। एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन हल कराएंगे देखिएगा उधर। भैया इधर देखिए तीसरा नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ये भैया इधर देखे जाए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, देखो इधर भैया टोटल 5 नियम है, रटवाएं देखिए। अच्छा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ठीक तो है। इधर देखिए भैया, ये नियम समझने के लिए पहले आइंस्टीन को थोड़ी समझ लो। आइंस्टीन ने, अभी अगली हेडिंग मिलेगी भी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित क्या निर्देश थे, और निर्देश हम पढ़ेंगे। तो उसने ये बताया था कि मान लीजिए कोई धातु है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम बाहर से प्रकाश डालें तो प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटान, यानी छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, जिन्हें क्वांटा या फोटान। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, h होती। अब एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो कुछ ऊर्जा निकलने में यानी कार्यफलन के रूप में, शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में नष्ट कर। अगर ये दिमाग में बैठा है तो फिर ये नियम 5 जो है वो एकदम क्लियर रट जाते। अब देखिए, आप अगर सोचो कि अगर एक फोटान डालें तो पता कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अच्छा बताइए मुझे, अगर 100 फोटान निकालने हो एक साथ, तो सॉरी 100 इलेक्ट्रॉन निकालने हो एक साथ, तो बता कितने फोटान डालें? 99 से काम ना चलेगा, मतलब रीजन समझ गए। अच्छा बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, तथा इन इलेक्ट्रॉनों से जब करंट बहेगा परिपथ में तो उसका नाम है प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश पढ़ने से वैद्युत उत्पन्न हो रहा है, ऐसी धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, याद रहेगा। इन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या पड़ गया? फोटान पढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब भैया ये इसने पहले नियम में ये बताया कि अगर ये फोटानों की जो संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इनकी जो संख्या है, इसको बोलते हैं तीव्रता। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं? तो जो तीव्रता होती है ये भैया डिपेंड करती है इन फोटानों की संख्या पर। जितने अधिक फोटान उतने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला रूल यही है, किसी धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, यानी किसी धातु की सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसी संख्या का नाम क्या रख दिया गया है? तीव्रता। किस पर डिपेंड करती है? आपतित फोटानों की संख्या पर। जितने अधिक फोटान उतने अधिक इलेक्ट्रॉन। क्या रूल नंबर पहले समझ में आ गया? पहला क्या है? किसी धातु की सतह से उत्सर्जित फोटानों की तीव्रता आपतित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता आपतित फोटानों की संख्या के समानुपाती। बोलो भैया, बात क्लियर है एकदम? दूसरा भैया बताएं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मतलब जैसे कि ये 100 जूल एनर्जी लेके आए 1 मिनट के लिए, उदाहरण दे रहे हैं, और 4 जूल या मान लीजिए 20 जूल एनर्जी इधर खर्चा हो गई, तो बताए इधर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 80, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी थी? 20 जूल निकालने में खर्च कर दिया तो कितना? अच्छा बताइए, अगर हम फोटान डाल रहे हैं भैया 5, तो बता कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो? 5 ही। एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, 5 फोटान डालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल? लेकिन अगर भैया गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो बता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाएं कि ये आपतित फोटान की ऊर्जा बढ़ाएं? क्योंकि अगर ये संख्या बढ़ाओगे तो संख्या में ज्यादा निकलेंगे, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा बढ़े ऐसा कोई जरूरी? जैसे 5 की जगह आपने 10 फोटान डाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। यही तो क्लियर है भैया। लेकिन गतिज ऊर्जा थोड़ी बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ाना तो इसको 100 की जगह 200 कर दो, तो 200 में 20 इधर ही लगेगा, क्योंकि कार्यफलन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अब कितना आ जाएगा? 180। ये बात क्लियर है भैया? इसका मतलब सीधे सीधे ये कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इनकी गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर, मतलब कुल मिला के आपतित फोटानों की संख्या पर निर्भर नहीं, फोटानों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। बोलो याद रहेगा? बोलो भैया। तीसरा नंबर, तीसरा भैया समझे,
जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर। क्योंकि सूत्र क्या होता है एनर्जी का? एच न्यू। एच कांस्टेंट है, न्यू बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब ओ सॉरी ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि ये कांस्टेंट। तो क्या तीसरा रूल समझ में आ गया? उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? आपतित फोटॉनों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन समानुपाती हो ऐसा कोई जरूरी। समझ गए ना? समानुपाती का मतलब होता है कि जिस दर से ये बढ़ा उसी दर से ये बढ़े। अब मान लीजिए पहले 100 था तो इधर 80 के आए थे, याद है ना? अगर इधर 100 जूल एनर्जी डालेंगे, 20 इधर खर्चा होगी तो इधर 80 आएंगे। अब इधर 200 कर दो तो बताइए कितना बढ़ गया। अब बताइए क्या ये डबल हुआ कि नहीं? डबल से ज्यादा हुआ? बताइए डबल हुआ कि नहीं? 100 से 200 करे तो क्या डबल हुआ? तो क्या आपतित फोटॉनों की ऊर्जा डबल किए? लेकिन बता क्या ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो डबल हुई कि डबल से ज्यादा हो? 80 के डबल कितना होता है? 180 मिल रहा है। तो बता क्या इसके समानुपाती है कि नहीं? समानुपाती होता है, अगर ये डबल किया तो ये भी डबल होना चाहिए। इसलिए समानुपाती नहीं होता, निर्भर करता है। तो इसमें भाई ये समानुपाती निर्भर करता है। 3 हो गए, 2 और बचे भाई। चौथा ये है कि अगर इस इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो भैया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति है उस आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके। तो देहली आवृत्ति जो इनकी आवृत्ति है, किनकी? आपतित फोटॉनों की, तो ये वाली आवृत्ति थोड़ी ज़्यादा रहे। कुल मिला के इधर की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसे 20 जूल एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, और भैया अगर हम इधर 10 जूल एनर्जी देंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि इससे बाहर आने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 20। उससे कम ऊर्जा दे रहा हो तो कैसे निकले? क्या ये बात समझे? यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अधिक या बराबर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर बराबर ही होगी 20 की 20 होगी तो कम से कम धातु की यहाँ पर सतह तक आ तो जाएगा, बाहर निकल तो आएगा। क्यों भैया? आगे गतिज ऊर्जा के लिए ऊर्जा ना रहेगी। पांचवा और आखिरी है भैया, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित प्रकाश पड़ने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। यानी कुल मिला के समय पर डिपेंड। भैया पहला किसी को याद है? पहला क्या था? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है जिसको हम लोग तीव्रता बोल रहे हैं, ये आपतित फोटॉनों की संख्या जिसको हम तीव्रता, इसको भी तीव्रता बोल सकते हो, इनके समानुपाती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या के समानुपाती। निकलते इलेक्ट्रॉन है आपतित फोटॉन होते, बोलो याद रहेगा। दूसरा क्या था? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉनों की तीव्रता या संख्या पर निर्भर। चौथा क्या था भाई? तीसरा क्या था? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉनों की आवृत्ति पर निर्भर करती। चौथा क्या था? किसी धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपतित फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर अथवा ज़्यादा होनी चाहिए। बोलो भैया, आपतित वाले आपतित फोटॉन की ऊर्जा ज़्यादा हो और भैया जो देहली आवृत्ति इससे कम हो। और आखिरी था भैया कि किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल। कोई बताएगा यार? बताओ कन्या, कितने शांत हो गए? यही शांति या चाहिए? आप बताओ यार। पहला नंबर अनुपम सिंह राजपूत। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों संख्या पर संख्या पर निर्भर करती, समानुपाती। गतिज ऊर्जा नहीं निर्भर करती। गतिज ऊर्जा में क्या बोलोगे? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर। तीव्रता मतलब क्या है? संख्या। संख्याओं को एक साथ बोलना है तो तीव्रता बोल। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो तीव्रता है आपतित फोटॉनों की जो तीव्रता वो समानुपाती होती। तीव्रता तीव्रता समानुपाती, संख्या संख्या समानुपाती। बोलो भैया। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित फोटॉनों की संख्या अर्थात तीव्रता पर निर्भर। ये संख्या बोलो चाहे तीव्रता बोलो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर भी आप आई लिखते तो कोई दिक्कत। ये किनकी तीव्रता है?
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, ये किनकी तीव्रता है? आपतित फोटॉनों, इनके समानुपाती। दूसरा क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इन्हें यानी फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पे? आपतित फोटॉनों की संख्या या तीव्रता पर निर्भर। तीसरा क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉनों की आवृत्ति पर निर्भर करती। चौथा, किसी धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है या आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक या बराबर होनी चाहिए। लास्ट है भैया, किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़े और उससे इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इधर से प्रकाश आया, पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, इसके बीच कोई समय अंतराल, जैसे प्रकाश पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकले। अगर निकलना और नहीं निकलना तो चाहे जितना वेट करो। क्या बात समझिए? लिख लोगे? ये भैया आप सांकेतिक भाषा में लिख लें, सब कुछ है इधर लिखा है, जो समझने वाले समझ गए। पहला क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, आपतित फोटॉन, गतिज ऊर्जा लिखी, हाँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता आपतित फोटॉनों की तीव्रता के समानुपाती। इधर की संख्या सेम, जितने फोटॉन डालोगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बोलो सही। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड नहीं करती? आपतित फोटॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, यानी तीव्रता पर निर्भर। गतिज ऊर्जा कुल मिला के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर करती। बस सीधा सीधा ये तीव्रता भैया इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता और इधर फोटॉनों की तीव्रता समानुपाती। पहला रूल ये है। आगे बढ़ जाए चलिए पांचवा देखिए, चौथी हेडिंग देखिए, देखिए फिर चौथी हेडिंग डालें भैया, कुछ परिभाषाएं। चौथी हेडिंग डालें भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ परिभाषाएं भैया, 4 परिभाषाएं। 7 नोट्स बनाते जाएं। आज ऐसा लग रहा है कि हमें सब आ रहा है, कल ऐसा ना लगे। पहला है भैया कार्यफलन। बोलो भैया, पहला क्या है? कार्यफलन, कैसे दिखाते हैं? दूसरा है भैया देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, आवृत्ति को दिखाते हैं भैया न्यू नॉट से। क्यों? न्यू नॉट से। तीसरा है भैया देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, और भैया इसको दिखाते हैं लैम्डा नॉट से। और चौथा है भैया निरोधी विभव, निरोधी विभव। देखिए इधर भैया, इसको V से दिखा रहा है। बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इधर थोड़ी सुनते जाएं। किसी धातु की सतह से, किसी धातु की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके भैया, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस न्यूनतम ऊर्जा का नाम क्या है? कार्यफलन। याद रहेगा भैया। इधर वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। यार ये ऊर्जा और आवृत्ति लेने किसकी? विकिरण की, जो प्रकाश आ रहा था। क्यों भैया? यानी किसी विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसे क्या बोलते हैं? कार्यफलन। और वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। और वह अधिकतम होता है भैया, ये अधिकतम चलता है। वह अधिकतम
तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य भैया उल्टा चलता है। जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके भैया वो कहलाता है देहली तरंगदैर्घ्य। और वह ये भैया थोड़ी सी देखो, ये थोड़ी इनसे हटके है भैया। 3 की डिफिनीशन याद हुई? कार्यफलन क्या है? कार्यफलन कहलाता है। धन्यवाद। देखिए अब भैया, अब मान लीजिए भैया धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल आया। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 परिभाषाएं बनाए। वह न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा होगी तो कार्यफलन, वह न्यूनतम आवृत्ति, आवृत्ति होगी तो देहली आवृत्ति, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके उसे क्या कहते हैं? देहली। अब मान लीजिए भैया इलेक्ट्रॉन निकल आया बाहर, धातु की सतह। भैया इधर सुने सुने थोड़ा, अब इसको रोकना है जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाए। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भैया, माइनस को रोकने के लिए माइनस ही चाहिए। बोलो, माइनस को रोकने के लिए माइनस ही चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या करते? आकर्षण प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करेंगे तो रुक जाएगा, बल अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए। तो भैया कम से कम भैया वह न्यूनतम और ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो फोटो इलेक्ट्रॉनों को, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब समझ गए, जब तक ये धातु के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन है, जब बाहर निकल आएंगे तो इसका नाम क्या पड़ गया? ये फोटो इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम, ये भी न्यूनतम, ये भी न्यूनतम, ये भी न्यूनतम, ये अधिकतम है, बस ये दिमाग बैठा लो। वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो फोटो इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह रोका जा सके, या परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाए। बोलो, जब ये इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ में जाएंगे तो करंट का प्रवाह करेंगे ना। अब वो करंट का प्रवाह रोकना है तो ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा। तो उसी ऋणात्मक विभव का नाम क्या है? अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा तो क्या गतिज ऊर्जा लेके आया होगा? तो गतिज ऊर्जा E बराबर E इंटू वी हो जाता है, जहाँ V क्या है? जहाँ V क्या है? निरोधी विभव। तो निरोधी विभव का सूत्र ये होता है, K क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन आया निकल के, जैसे अभी बताए थे ना मैं, ये 100 जूल एनर्जी लेके आएगा, 20 जूल ये खा गया तो 80 जूल बचा। तो 80 जूल वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। वो काइनेटिक एनर्जी का हम चेंज करना है E इंटू वी में। तो जहाँ V निकल रहा है भैया, इस V को हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव। तो इसका सूत्र बन गया है K बराबर E इंटू वी। याद रहेगा, K बराबर, क्लियर है? बताइए कार्यफलन का सूत्र क्या है? भैया देखिए, एनर्जी का सूत्र जब भी पूछे पूरे चैप्टर में, वो चाहे जो भी एनर्जी हो, तो E बराबर सूत्र है भैया एच सी अपान लेमडा, या एच न्यू। बोलो भैया, एच सी अपान लेमडा या एच न्यू, इधर लिखा जाए। E बराबर सूत्र होता है एच सी अपान लेमडा या एच न्यू। भैया पूरे चैप्टर में ये सूत्र चलना है। परमाणु वाले चैप्टर में पूरा एक ही सूत्र चला है, डेल E बराबर डेल एम गुणे सी स्क्वायर, या डेल E बराबर डेल एम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, ये सेम चीज इधर। अब भैया जब कार्यफलन पूछे तो यहाँ W लिख लो, सूत्र यही। अब भैया ऐसी कंडीशन में थोड़ी संकेत बदल लेते तो एच न्यू नॉट कर लो यार, न्यूनतम ये न्यू नॉट कर लो। और जैसे मान लीजिए नहीं है, कार्यफलन नहीं है तो E लिखो। गतिज ऊर्जा का भी यही सूत्र है, कुल मिला के ऊर्जा का सूत्र है। और एक सूत्र और चले गए ये साथ में, समझ गए? जब निरोधी विभव पूछे तो ये दुट सूत्र याद कर लेना। बोलो, ये सूत्र याद रहेगा, E बराबर एच सी अपान ये एच न्यू। और मान लो हम पूछे तुमसे कार्यफलन का सूत्र बताओ, तो अभी तुम बोलोगे एच सी अपान लेमडा ये एच न्यू। लेकिन यहाँ न्यू कौन सा वाला न्यू रहे? देहली आवृत्ति कम से कम रखो, क्योंकि हमें कम से कम ऊर्जा चाहिए, तो कम से कम आवृत्ति रखो। तो कम से कम आवृत्ति को क्या बोलते? देहली आवृत्ति। बोलो भाई, ऊर्जा हमें कम से कम चाहिए तो आवृत्ति भी तो कम से कम रखें। तो उस कम से कम आवृत्ति का नाम क्या है? देहली आवृत्ति, इसलिए एच न्यू पड़ जाता है। बोलो, सूत्र याद रहेगा? बोलो बोलो, अच्छा कहा बोले? डेल, यहाँ तो E लिखते हैं ना, E बराबर या, धन्यवाद, W बराबर या, वही है K बराबर
बस ये यहाँ चलना है, बोलो। चलिए ठीक है, कितनी हेडिंग हो गई? 4। पांचवी हेडिंग डालें। पांचवी हेडिंग रहेगी आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखो भैया। पांचवें, यही अक्सर पूछ लेता है या इसके सवाल पूछता है? बस दो ही चीज पूछता है, डिफिनीशन ऑफ डिफिनीशन 1 नंबर पूछ सकता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए ए भाई लोगों, इधर थोड़ी सुने, इसको भी चित्र से ही समझ लें बस। ये मान लीजिए कोई धातु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जगह जगह में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, पीछे वाले कुछ लेक्चरों में तुम लोगों को बताया है ना। कल तक तो यही चल रहा था ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कैसे निकलेगा, आयनन ऊर्जा क्या है, ये सब दुनियादारी। अब ये पढ़िए कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमने कुछ ऐसे दिखाए। इधर से किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में। इन पैकेटों का नाम क्या है? क्वांटा या फोटान। एक पैकेट की ऊर्जा, एक पैकेट की ऊर्जा एच न्यू। एच क्या है? प्लांक नहीं था। बेसिक बेसिक बात है। एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, ये बात पता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है वो बाहर निकल आता है, तो कुछ ऊर्जा काय में खर्च कर देता है, और शेष ऊर्जा, बोलो बोलो, बस इसका मतलब जो एच न्यू आया वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ? यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसी को थोड़ी सी लिख देना है। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में, थोड़ी कहानी सुने, आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किया। जो इसकी व्याख्या है, पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उपयोग किया। प्लांक भैया 1900 ईस्वी में आए थे फिट। उन्होंने बताया था किसी भी स्रोत से जब प्रकाश या विकिरण निकलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलता है। ये आइंस्टीन नहीं बताए थे, किसने बताया? प्लांक ने। अब वो जो थ्योरी थी, वो थ्योरी उठा के आइंस्टीन ने अपने इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उपयोग किया, तो एकदम सही हो गया। नहीं तो पहले परेशान थे कैसे होगा, ऐसे आया फिर। अब इधर थोड़ी समझे, तो पहले जितना ये तुम्हें बाहर दिख रहा है ये पूरा प्लांक का नियम, और जो अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा ये आइंस्टीन का। तो दोनों चीजें लिखना है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे करा? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किया। बोलो यहाँ तक याद रहेगा? प्लांक, अब प्लांक के बारे में लिखे। प्लांक क्या बताया था? प्लांक के अनुसार किसी भी स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। प्रत्येक पैकेट को क्वांटा या, इन पैकेटों को क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, ये किसने बताया था? प्लांक ने। आइंस्टीन अभी कुछ नहीं कह रहे। अब पैराग्राफ से आप ये लिख सकते हो कि आइंस्टीन के अनुसार, अब आइंस्टीन अपनी बात रख रहा है कि जब ये क्वांटा या फोटान किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं तो एक क्वांटा या एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है। एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है और स्वयं का अस्तित्व खो देता है। मतलब स्वयं मर जाता है। क्यों भैया? स्वयं का अस्तित्व खो दे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, जो ये ऊर्जा एच न्यू थी, अब एच न्यू किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कुछ ऊर्जा निकलते समय कार्यफलन के रूप में तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में क्षय कर देता है। अर्थात एच न्यू बराबर डब्लू प्लस के। एच न्यू उसी तरह लिख लिए, डब्लू का सूत्र एच न्यू नॉट, क्या यही है? के का सूत्र भैया 1/2 यम वी स्क्वायर। भैया ये बात समझिए, इसको इधर ले आओ तो एच हो जाएगा कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। तो ये भैया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है किसी को? लिखें, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये चित्र बनाए। 1900 में प्लांक आए थे, 1905 में आइंस्टीन है,
भैया यहाँ लिखते जरूर जाओ, बहुत वीडियो के चक्कर में ना रहो। तुम कितना पढ़ोगे वीडियो, या मुझे पता है बस, समझ गए। फ़ोन से कभी पढ़ाई नहीं होती है, इमरजेंसी के लिए यह बनाए दे रहे हैं। भैया जल्दी लिखे हैं जिन्हें लिख रहे हो, खा लिखा है ये दिख तो ऐसा लोगे, घर में भी बोलोगे। प्लांक के अनुसार ऊर्जा या क्वांटा या ऊर्जा क्या बोलते हैं, विकिरण क्यों या प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा h न्यू। आइंस्टीन के अनुसार जब ये पैकेट यानी क्वांटा या फोटॉन धातु की सतह पर पड़ते हैं तो कोई एक पैकेट किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देता है और स्वयं का अस्तित्व। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कुछ ऊर्जा कार्य फलन तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा में खर्च कर देता है। अर्थात ये लिखो, फिर लास्ट में लिखो, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। भैया जब भी ये समीकरण पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, बन जाए तो भैया बताइए, आगे देखें। कंप्लीट अभी मुझे करना है, तभी छुट्टी करेंगे यार हम। चलिए अभी है टाइम। इधर भैया देखिए, उधर गया, ये थ्योरी अपने से तैयार करो भैया, ये इधर इतना याद कर लेना। जब भी भैया हेडिंग पूछेगा तो तुमसे एक बार जरूर पूछेगा साथ में, बोले क्या पूछेगा, इसमें ये पूछेगा कि प्राप्त समीकरण से प्रकाश उत्सर्जन के नियमों को स्पष्ट कीजिए। जो अभी 5 नियम पीछे पड़े थे ना हेडिंग नंबर 3 में, वो सब के सब नियम इसी से आए हैं, वो ऐसा स्पष्ट करिए। तो भैया पहली बात तो आप समझें कि प्राप्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है। और जो उधर भी जब हमने 5 नियम बनाए थे तो यहीं का सिद्धांत यूज करे थे, यह है ना भैया, कि भैया जितने फोटान आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि एक फोटान एक को इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा देता है। यानी आपतित फोटानों की जो तीव्रता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो तीव्रता है वो समानुपाती है। तीव्रता मतलब संख्या, बोलो याद रहेगा। दूसरा भैया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा भैया गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है, समानुपाती नहीं है। भैया चौथा क्या था, किसी धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया न्यू बड़ा हो न्यू नॉट से, वरना उत्तर माइनस का आ जाएगा। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक होती नहीं तो समीकरण गलत हो जाए। बात ही समझिए। तो आपतित फोटानों की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। और भैया इस सूत्र में कहीं टी नहीं है, टाइम, समझ गए ना। मतलब इस सूत्र से पता चलता है कि जैसे धातु की सतह में फोटान पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, बीच में कोई समय, याद रहेगा। तो आपको करना क्या है कि ये समीकरण निकालने के बाद लिखना है कि इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि, अब पांचों लिख दो, ज़्यादा अकल दौड़ाने की जरूरत, इसी समीकरण से निकल रहा है। वो अलग से 5 याद कियो ना, इधर ही साथ में लिखाना, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अगर ऐसा भी पूछ ले तो वही नियम है लिखना, याद रहेगा। आगे आइए, हेडिंग नंबर 6वीं। भैया आगे फोटान क्या होते हैं, क्वांटा क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ना था। फोटान क्या है किसी को पता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। किसने कहा था? 1900 ईस्वी में प्लांक के अनुसार जब किसी भी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलता है। इन पैकेटों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू, ये SC/λ होती है। बोलो याद रहेगी। इसी के बारे में सब 1 2 3 ऐसे करके लिखते अपना चले जाना। फोटान क्या है तो पहले परिभाषा लिख दो, फोटान क्या है। 1900 ईस्वी में प्लांक के अनुसार किसी भी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलता है। इन्हीं पैकेटों को क्वांटा या, इसके बाद प्रत्येक फोटान की ऊर्जा यचनी होती है। बोलो। इसके बाद भैया तीसरे नंबर बता दिए कि तीव्रता कितनी होती है। तो भैया एक फोटान की ऊर्जा यचनी हो। अब फोटानों की संख्या मान लो या नहीं तो ये तीव्रता है, क्योंकि फोटानों की संख्या को हम लोग तीव्रता कहते हैं। एक की ऊर्जा यचनी हो, 100 फोटान निकले, 100 गुणा कर दो, टोटल एनर्जी निकल आए। इसको भैया कहते हैं फोटानों की तीव्रता। अच्छा बताइए, इन पर प्रकाश
इन पर भैया विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ेगा कि ना पड़ेगा? इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे की चीजें 4-5 लिख देना। आगे बढ़ जाए। हेडिंग नंबर 7वीं, द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे 8 ही हेडिंग है, बस एक और देखिए। द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं लेकिन पूछता है यार बार बार। भैया आपको कहना है कि ऐसे सूक्ष्म कण, जो छोटे छोटे जितने भी कण हैं, जब भी चलते हैं, ये किसने बताया था भैया? 1924 में वैज्ञानिक का नाम था दे ब्रोगली। बोलो याद रहेगा। 1924 में दे ब्रोगली के अनुसार जब भी सूक्ष्म कण संचरित होते हैं, चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब भी सूक्ष्म कण एक स्थान से दूसरे, अच्छा दी ब्रोगली रियल में ये कह रहा था कि कोई भी कण जब भी चलता है, कण मतलब जिनका द्रव्यमान हो, बोलो, चलता ही तरंगों के रूप में। लेकिन जो भारी कण होते हैं, क्योंकि आगे तरंगदैर्घ्य का भी एक सूत्र देगा, लैम्डा बराबर एच अपान mv, तो जो भारी होंगे कण उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत डाउन हो जाती। और एच का मान पहले बहुत डाउन है, 6.6 × 10⁻⁻34। अब 1 kg वाले के, यानी 1 किलो के किसी पिंड को फेंको भी, देखो तरंगों के रूप में चल रहा है कि नहीं, तो कहाँ दिखाई देगा? ये 10⁻⁻34 की तरंगदैर्घ्य है। कहाँ लिख दी यार? 10⁻⁻34 की तरंगदैर्घ्य है, तो दिखाई ना दे। तरंगदैर्घ्य जानते हो क्या होता? जब ऐसे ऐसे करके तरंगे चल रही हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, ये जो गैप है वो -34 का है, तो कैसे दिखेगा? तुम्हें तो लगेगा सब सीधा सीधा जा रहा। अब ऐसे ऐसे कर दी जाए, कह दो कि नहीं ये भैया अलग अलग, तो कौन मानेगा अलग अलग? लेकिन जब भैया बहुत सूक्ष्म कण होते, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है। तो अब देखिए कटेगा। अब घात कितने की लगभग बच गई? -2-3 की बचेगी। तो अब भैया ये तरंगे दिखाई देने लगी। इनके बीच का जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो इतना है, तो अब ये दिखाई देगा यार। नहीं बात समझे? तो उनके कहने का मतलब सीधा सीधा था कि जितने भी कण हैं जब भी चलेंगे तरंगों के रूप में चलेंगे, इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा ऐसा बोलो कि जब भी सूक्ष्म कण संचरित होते हैं, जब सूक्ष्म कण, तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। किसी की डेफिनेशन याद हुई? बोलो करने, इधर वालों को ध्यान ही नहीं बोल रहे तुम लोग। क्या होती है द्रव्य तरंगे? 1924 ईस्वी में दी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है बोलोगे, जब सूक्ष्म कण संचरित होते हैं, जब सूक्ष्म कण, तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों को, पट्टुओं याद हो गया? कौन सुनाएंगे यार? भरोसा नहीं हो रहा मुझे। वो कहाँ गया प्रिंस? बैठा है कहीं? बोल बोल भाई बोल। उन्नीस 1924 में दी ब्रोगली के अनुसार जब सूक्ष्म कण संचरित होते हैं, तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों को याद है? धन्यवाद। आगे बढ़ जाए। अगली हेडिंग आखिरी, द्रव्य तरंगदैर्घ्य, या इसी को बोलते हैं दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। बातचीत नहीं भैया, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। आखिरी हेडिंग देखिए भैया, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। भैया इधर सुने, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। भाई लोगों इधर सुने, देखिए इधर आपको बोलना है द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को, जो द्रव्य तरंगे हैं, बोलो, द्रव्य तरंगे हैं जो मैटर वेव्स हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य को क्या बोलते हैं? दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को, द्रव्य तरंगों की, मान लो 3 नंबर में आ जाए तो पहले द्रव्य तरंगे लिखो, फिर उनकी तरंगदैर्घ्य को दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य।
बोलो याद रहेगा। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या जब कोई कण गति करते हैं, संचरित होते हैं, तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसका व्यंजक है, इंपॉर्टेंट है यार। व्यंजक देखिए, बहुत सिंपल सा व्यंजक है, अभी बहुत सिंपल सा है। दो सूत्र याद करें। एक प्लांक के अनुसार भैया ऊर्जा का सूत्र याद करें तो E बराबर सूत्र होता है hc/λ। बोलो याद हो जाएगा। बोलो प्लांक के अनुसार भैया कितना आ गया? प्लांक के अनुसार एनर्जी का सूत्र होता है E बराबर hc/λ। और फिर आइंस्टीन के अनुसार, बात नहीं भैया, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर m/c²। बोलो ये दोनों सूत्र याद रहेंगे। और देखिए भैया अब आए दे ब्रोगली के अनुसार भैया उन्होंने कहा कि जो कण है, कणों की जो चाल होगी यानी v होगी वो भैया c के बराबर होगी। या ऐसा कर लीजिए, c के बराबर तो नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर चाल जो c रखी गई है, c की जगह भाई कणों की चाल जो होगी वो v होगी। c के बराबर नहीं, चेंज करना है भाई। जो कण है प्रकाश की चाल से चल नहीं पाएंगे, उनकी चाल कुछ कम होगी। अगर दोनों की चाल सेम होती तो फिर क्या करना था, चेंज करें? नहीं भाई, जब किसी कण को आप ऐसे छोड़ोगे तो प्रकाश की चाल से थोड़ी चलेगा, वो चाल कम चलेगा ना। तो उन्होंने कहा कि अगर यही सूत्र हम सोचे किसी कण के लिए, भाई इसने प्रकाश के लिए सोचा, आइंस्टीन ने प्रकाश के लिए सोचा, प्रकाश के लिए ना सोच के हम ऐसा सोचे किसी कण के लिए सूत्र बनाया जाए, तो क्या हम c की जगह v लिखते हैं? अच्छा देखिए, दोनों जगह c की जगह v रख दीजिए तो इसका उत्तर निकला है। बता क्या लिखे? इधर क्या आ जाएगा? h/v/λ बराबर, इधर कितना हो जाता है? m/v²। आएगा भैया? बता क्या v से v कट गया, लेमडा चाहिए तो लेमडा ले आओ इधर, तो लेमडा बराबर हो जाएगा h/mv। भैया ये उत्तर है। कितना सरल है, लगा तुम लोगों को? हमें अकेले लग रहा है? तीसरा ये भैया प्लांक के अनुसार ये रख दीजिए, आइंस्टीन के अनुसार ये रख दिए, डी ब्रोगली के अनुसार चेंज कर दीजिए। v की जगह c रखने पर ऐसा, v बराबर c की जगह आप ऐसा लिखते हो और बढ़िया। कण ऐसा लिखे, प्रकाश की चाल की जगह कण का वेग v c रखने पर, नहीं कण का जो वेग है यानी v किसकी जगह रख दी जाए? प्रकाश की चाल c की जगह रखने पर। ये केवल इतनी खोजा करा था, बस वैज्ञानिक बन गए। लेकिन आइंस्टीन ने इस जगह, वो डी ब्रोगली ने इस जगह इतनी खोज की। डी ब्रोगली मतलब महान वैज्ञानिक थे, उसने बहुत ज़्यादा खोजें अभी करी। बोहर का क्वांटीकरण जो प्रतिबंध था उधर जितना भी है ना, वो सब इसी ने तर्कपूर्ण से उनको, वो बोहर के परमाणु मंडल को इसने सर्वप्रथम सत्यापित किया। ऐसा ही बोल रहे भैया। इधर थोड़ी और सुने, अब ये अन्य सूत्र भी है। बताए यह संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे तो यह अपान पी। जब भी तुमसे पूछेगा तो ये पूछेगा लेमडा h/p का सत्यापन कीजिए। तो ये संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर बोलो याद रहेगा। इधर आगे आ जाइए, लेमडा बराबर सूत्र h/mv, लेमडा h/, भैया इधर पे h/p। ऐसा क्या लिखा जा सकता है? अभी थोड़ी अन्य सूत्र थोड़ी देख लीजिए। मान लीजिए और निगमन कराए तो अन्य थोड़ी सूत्र देख लीजिए। अब भैया गतिज ऊर्जा सूत्र मिलने आए हमसे कोई? बस थोड़ी 5 मिनट रोक दीजिए भैया। इधर संवेग, बेटा इधर गतिज ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv²। पढ़े हो कभी? अब इसी को लिखा जा सकता है भैया 1/2 m² v²/m। क्या वही लिखा है? और बताइए क्या इसी को लिख सकते हैं 1/2 p²/m? कुछ लोग समझ पा रहे हो? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो यहाँ p² लिख लिए। तो अगर आप सोचिए कि p का मान यहाँ से रखे तो कितना आएगा? से p बराबर निकालो भैया, ये और ये से p निकालो, कितना आएगा? 2km का अंडर रूल। सही लिखे यार, देख लो यार, बोलो मालिक। तो बता लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा h/p, p की जगह अंडर रूल 2km आएगा।
अंडर रूल 2km। तो एक ये सूत्र भी है गतिज ऊर्जा के पदों, ये वेग के पदों में है, ये संवेग के पदों में है, गतिज ऊर्जा। एक आखिरी सूत्र और, अच्छा बताइए, अभी अभी एक सूत्र बताए थे गतिज ऊर्जा का आज अभी इसी लेक्चर में, के बराबर, हाँ तो ये आ जाएगा भैया ईवी, तो ये बन जाएगा ईवीएम, ईवीएम याद रहेगा, ई बराबर ईवीएम, ई बराबर नहीं यार लेमडा, लेमडा एच अपान अंडर रूल ईवीएम, लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूल ईवीएम। कितने सूत्र टोटल मिल गए, लेमडा बराबर, लिखो लिखो अपने घर में लिखना, लेमडा बराबर एच अपान एम वी, लेमडा बराबर एच अपान पी, लेमडा बराबर अंडर रूल 2km, लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूल 2 ईवीएम। ये भैया 12.27 इलेक्ट्रॉन के लिए सिद्ध कराया करता है, कितना 12, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए, अभी पता है, हमेशा पता है भैया। इधर एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 घाते -34, और भैया ई 2 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19, वी की जगह वी रख दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो बताइए कितना है करता 12.27 अंडर रूल वी एंगस्ट्रॉम। ये एक बार पूछा है 2000 शायद 2017 में पूछा था, याद रहेगा। चैप्टर हो गया खत्म, और इधर आप कुछ बातें सुन लें, पहले हम थोड़ी रिलैक्स हो जाए।